हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्या महासागर। आज हम अपने डिफरेंशियल ज्योमेट्री के टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हुए आपके लिए लेके आ गए हैं सर्कल ऑफ कर्वेचर ऑस्कुलेटिंग सर्कल। तो जल्दी से इसको भी पूरा कर लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, इफ़ पी क्यू आर द थ्री पॉइंट ऑन द कर्व देन पी क्यू आर इन इट्स लिमिटिंग पोजिशन वेर क्यू आर टेंडिंग टू पी इज कॉल्ड सर्कल ऑफ कर्वेचर एट पी एंड द रेडियस ऑफ सर्कल इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे हम रोक से डिनोट करेंगे। दैट इज द सर्कल विच हैज 3 पॉइंट कॉन्टैक्ट विद द कर्व एट पी इज नोन एज सर्कल ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। अब हमको अगर टू फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ कर्वेचर आता है क्वेश्चन, तो हम क्या करेंगे, सर्कल इन ऑस्कुलेटिंग प्लेन बाय गिवन बाय आर माइनस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इक्वेशन 1 हो जाएगी। फिर आप क्या करोगे, आर इक्वल टू एफ एस आपका इक्वेशन ऑफ कर्व हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, एफ एस इक्वल टू आर एस माइनस सी का होल स्क्वायर बराबर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0 ले लेंगे। फिर हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि एफ एस पॉइंट टू 3 पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है तो एफ एस 0 होगा, एफ डैश एस भी 0 होगा, एफ डबल डैश एस भी 0 होगा, लेकिन एफ ट्रिपल डैश 0 नहीं होगा, तो हम उसको लिखेंगे ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ से आर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर आया, ये हमारा एफ एस था, इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो इतना आया, इक्वल टू 0 रखा। आर माइनस सी आर डैश बराबर 0 लिखा, तो आर माइनस सी आर डैश को हम टी भी लेते हैं, तो हमने आर माइनस सी टी बराबर 0 ले दिया। फिर इसको दोबारा डिफरेंशिएट किया तो आर माइनस सी टी डैश आया प्लस आर डैश टी डैश की जगह कापा एन ले लिया और आर डैश की जगह टी ले लिया, तो टी स्क्वायर हो गया। तो हमारा यहाँ से आर माइनस सी एन इक्वल टू माइनस 1 अपॉन कापा आया, 1 अपॉन कापा को हम रो लेते हैं, तो आर माइनस सी बराबर एन इज इक्वल टू माइनस रो आया। ये हमारी क्वेश्चन नंबर बी हो गई। यहाँ से हम कह सकते हैं कि आर माइनस सी लाइज इन नॉर्मल प्लेन बट आर माइनस सी लाइज इन ऑस्कुलेटिंग प्लेन एट पी, हेंस आर माइनस सी मस्ट अलोंग द इंटरसेक्शन ऑफ ऑस्कुलेटिंग प्लेन एंड नॉर्मल प्लेन, देयरफॉर आर माइनस सी E must lie in the direction of principal normal at P. R minus C is equal to mu n from B mu n is equal to minus rho, mu is equal to minus rho, n square equal to 1 होता है। n square 1 हो गया तो mu बराबर माइनस रो आ गया। ठीक है, उसके बाद फ्रॉम 1 से हम इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारा रो इज इक्वल टू ए आएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर आर माइनस सी इज इक्वल टू माइनस रो एन की जगह ए की वैल्यू रख देंगे, तो सी इक्वल टू आर प्लस रो एन आ जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर आती है सम प्रॉपर्टीज ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ से दे सकते हैं, पहली थ्योरम है, लेट सी बी द ओरिजिनल कर्व एंड सी वन बी द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ कर्वेचर, देन टेंजेंट टू सी वन लाई इन द नॉर्मल प्लेन एट सी। इफ कापा कर्वेचर ऑफ सी इज कॉन्स्टेंट देन द कर्वेचर सी वन इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट एंड टॉर्जन ऑफ सी वन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सी। लेट सी बी द पोजिशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल ऑफ कर्वेचर ऑफ सी, देन सी इज इक्वल टू आर प्लस रो एन, जो हमने अभी निकाला है। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारी ये टर्म आएगी। डिफरेंशिएट करने के बाद हमारा टी वन इज बराबर रो डैश वन प्लस रो टी बी डी एस अपॉन डी एस वन, जहाँ पर रो कापा इक्वल टू 1 होता है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, दैट इज नॉर्मल प्लेन टू सी। इक्वेशन 2 हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, टी वन इज इक्वल टू इतना आएगा, कापा इज कॉन्स्टेंट है और रो इज कॉन्स्टेंट है, तो रो डैश बराबर 0 हो जाएगा। टी वन बराबर इतना होता है, इक्वेशन 1 टेकिंग मॉड्यूलस करेंगे दोनों बोथ साइड, तो टी डैश का टी स्क्वायर 1 हो जाएगा आपका, तो यहाँ से डी एस अपॉन डी एस वन इक्वल टू 1 अपॉन रो टाउ आ जाएगा। रो टाउ बराबर हमारी इक्वेशन 2 हो जाएगी। इसको हमने दोबारा से डिफरेंशिएट किया डीएस के टर्म्स में, तो हमारा इतनी इक्वेशन आई और लास्ट में हमने इसको क्या ले लिया, इक्वेशन नंबर 3 ले लिया। इक्वेशन 3 लिया तो दिस शोज दैट n1 इज पैरेलल टू n एंड वी चूज द डायरेक्शन, और जो हमने जो डायरेक्शन ऑफ n1 ले ली वो अपोजिटली n के, सच दैट n1 बराबर माइनस n, तो कापा 1 बराबर कापा अगेन b1 इज इक्वल टू टी1 क्रॉस n1, दिस इम्प्लाइज दैट b1 बराबर b क्रॉस माइनस n इज इक्वल टू t। डिफरेंशिएटिंग हमें डिफरेंशिएट करके इतना आ गया, इसको हम जो सॉल्व करेंगे तो टाउ 1 बराबर कांस्टेंट अपॉन टाउ आ जाएगा, यानी कि टॉर्जन ऑफ सी वन प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन टॉर्जन ऑफ सी, यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, फिर अगली थ्योरम आती है, टू शो दैट द प्रिंसिपल नॉर्मल टू अ कर्व is normal to the locus of center of curvature at those points where the curvature is stationary. The position vector c of the center of curvature is given by c equal to r plus rho n. Equation 1 हो गई। If suffix unity denote quantities belong to the locus of c is equal to r1, say we have r1 equal to r plus rho n, तो यहाँ से डिफरेंशिएट करा, हमारी क्वेश्चन नंबर 2 आई। इसको सॉल्व किया तो कापा कांस्टेंट है तो रो डैश बराबर 0 हो गया। फिर उसके बाद हमने हेंस फ्रॉम 3 वी हैव टाउ 1 डॉट n बराबर 0, तो जिसके वजह से हमें प्रिंसिपल नॉर्मल इज नॉर्मल टू द लोकस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पता चल गया। फिर आता है हमारा ऑस्कुलेटिंग स्फीयर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन हम यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन में बढ़ते हैं, टू फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ स्फेरिकल कर्वेचर के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम सी एक पोजीशन मानी सेंटर की एंड आर विद रेडियस, तो आर वेक्टर का माइनस सी वेक्टर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर हो गया। आर वेक्टर इक्वल टू पोजीशन वेक्टर ऑफ जेनरिंग पॉइंट, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व आर इक्वल टू एफ एस इक्वल टू आर एस माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0, सिंस एफ एस बराबर 0 होगा, 4 पॉइंट कॉन्टैक्ट है तो एफ ट्रिपल डैश तक 0 होगा ये, तो आर माइनस सी ये हमारा क्या होगा, एफ
ट्रिपल डैश तक 0 होगा। तो आर माइनस सी बराबर इतना आएगा, डिफरेंशिएट किया तो इक्वल टू 0 रखा, आर डैश की जगह टी ले लिया, दोबारा डिफरेंशिएट किया तो टी आर डैश की जगह टी रखा और टी डैश की जगह कापा एन रखा, कापा की जगह 1/रो रखा, तो हमारी इक्वेशन नंबर 3 है। फिर दोबारा डिफरेंशिएट किया तो हमारा इतना आया, एन डैश की जगह टाउ बी माइनस कापा टी रखा, आर डैश की जगह फिर भी टी रखा, टाउ डाउट एन बराबर 0 होता है। इक्वेशन 3 से हमने कुछ चीज़ें यहाँ पर यूज करी और इक्वेशन 4 निकाल ली। सिंस आर माइनस सी डॉट टी बराबर 0 होता है तो फ्रॉम 2 से ये हमारा यूज हुआ, दिस शोज आर माइनस सी इज परपेंडिकुलर टू टी, दैट इज आर माइनस सी लाई इन द नॉर्मल प्लेन एट पी, वी कैन एक्सप्रेस आर माइनस सी एज लीनियर कॉम्बिनेशन। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हम इसे लीनियर कॉम्बिनेशन की तरह इसको दिखा सकते हैं। बढ़ते हुए आगे की तरफ, अब हमें एन और बी ऑफ एन एंड बी, सो आर माइनस सी बराबर इतना हो जाएगा। फ्रॉम 3 से हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, फ्रॉम 4 आर माइनस सी बराबर दिस, तो हम इसको पूरा ऐसे सॉल्व करेंगे तरीके से लाइन वाइज, तो म्यू बराबर माइनस सिग्मा रूट एस आ जाएगा। ठीक है, फिर इसको सॉल्व करोगे, पुटिंग वैल्यू ऑफ लैम्डा एंड म्यू, लैम्डा और म्यू की वैल्यू रखोगे आप, तो लैम्डा निकाले के और म्यू यहाँ पर निकाले के, तो वैल्यू रखी सी इक्वल टू आर प्लस रो एन प्लस सिग्मा रूट एस भी आ जाएगा। दिस गिव्स द पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ स्फेरिकल कर्वेचर, तो आर बराबर इतना, तो आर स्क्वायर बराबर इतना हो जाएगा। तो यहाँ से आर बराबर अंडर रूट रो स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर रूट एस का स्क्वायर आ गया। अगर रूट एस बराबर 0 हुआ तो देन रो बराबर कांस्टेंट होगा, यहाँ से हम आर इक्वल टू रो लिख सकते हैं, और सी इक्वल टू आर प्लस रो एन, देयरफॉर द सेंटर ऑफ ऑस्कुलेटिंग स्फीयर कोइंसाइड विद सेंटर ऑफ ऑस्कुलेटिंग सर्कल। और ये हमारी इक्वेशन जो होगी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो नहीं आती, सम प्रॉपर्टीज ऑफ लोकस ऑफ सेंटर ऑफ स्फेरिकल कर्वेचर। लेट्स कीप द ओरिजिनल कर्व C1 बी द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ स्फीयर, और फिर हमको यहाँ से था पोजीशन वेक्टर R1 सी से ले लिया हमने उसको, तो स्फेरिकल वेक्टर R1 इक्वल टू इतनी हमारी इक्वेशन हो गई। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू इसको हमने एस के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, तो dr1 अपॉन ds1 इतना आया। इसको हमने t1 ले लिया, तो हमने इसको सॉल्व किया, फिर इसको t1 बराबर इतना सॉल्व किया, एन डैश की जगह टाउ बी माइनस कापा टी ले लिया, और कहीं पर और बाकी सारी चीज़ें यही ले रखी हैं, तो t1 बराबर इतना आया हमारा फाइनली आंसर। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 ले लिया, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हुई। तो विच शोज दैट T1 टेंजेंट टू C1 इज पैरेलल टू B, स्क्वायरिंग टू B गेट ds1 अपॉन ds का होल स्क्वायर इक्वल टू इतना है। यहाँ से हमारी क्वेश्चन नंबर 3 आ गई। अब 2 और 3 से हमें पता चला कि T1 बराबर B होता है, तो हमारी इसको हमने 4 ले लिया। अब हमने क्या किया, इसको हमने डिफरेंशिएट किया इसको उनके रिस्पेक्ट में, तो हमारी इक्वेशन नंबर 5 भी आ गई। जब हमने इक्वेशन स्क्वायरिंग 3 यानी कि इक्वेशन 3 को स्क्वायर किया, तो हमने वहाँ से इक्वेशन 6 निकाली, फिर 5 और 6 को हमने कंपेयर किया, तो हमें n बराबर माइनस n मिला, वो हमारी इक्वेशन नंबर 7 हो गई। फिर हमने क्या किया कि प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 4 और इक्वेशन 7 का क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया, तो हमारी इक्वेशन नंबर 8 आ गई। अब हमने किया कि जो इक्वेशन 8 है उसको हमने डिफरेंशिएट किया, तो हमारा इक्वेशन नंबर 9 आया। इक्वेशन 9 को हमने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन 7 n1 बराबर -1 है, तो n1 बराबर -1 की वैल्यू इसमें रखी हमने, इक्वेशन इसमें रखी वैल्यू, तो टाउ1 बराबर कापा ds1 इस तरीके से हमारी इक्वेशन 10 आई। 10 को सॉल्व करते करते हमारी इक्वेशन नंबर 11 भी आ गए। फिर हमें पता चला कि रो इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, रो डैश बराबर 0 और रो डबल डैश भी 0 का डबल डिफरेंशिएट, तो इक्वेशन 3 रिड्यूसेस टू दिस, और आंसर फ्रॉम 6 से हमें पता चला इतना, और कापा इक्वल टू कापा 1 हो जाएगा, जो हमारी क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगी, जिससे पता चलता है कि कापा ऑफ C1 इज ऑल्सो कांस्टेंट। अब हमें नोट करना है कि फ्रॉम इक्वेशन 6 वी हैव दिस, ये हमारी इक्वेशन नंबर 13 हो जाएगी। फ्रॉम इक्वेशन 10 वी हैव दिस, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 14 हो जाएगी, यानी कि रो और सिग्मा हमें पता चल गया हमें यहाँ पर। ठीक है, रो क्या होता है टाउ का उल्टा, सिग्मा क्या होता है नहीं सॉरी रो होता है कापा का उल्टा और सिग्मा होता है टाउ का उल्टा। ठीक है, फिर आगे को बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इफ अ कर्व लाई ऑन अ स्फीयर सो दैट रो एंड सिग्मा आर रिलेटेड टू एच, इस तरीके से आप ये 2 टर्म में क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहले हम इसकी नेसेसरी कंडीशन को देखेंगे। नेसेसरी कंडीशन इस तरीके से देखेंगे, देखो ये हमारी इक्वेशन होती है। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया, क्या लिखा, आर स्क्वायर इक्वल टू रो स्क्वायर प्लस सिग्मा स्क्वायर रो डैश का स्क्वायर लिखा। अब इसको हमने डिफरेंशिएट किया, तो इस टाइप की टर्म आई, जो हमारा प्रूफ होगा, जो हमको प्रूफ करना था। अब सफिशिएंट कंडीशन लेंगे, सफिशिएंट कंडीशन को देखेंगे। सफिशिएंट कंडीशन में सबसे पहले हम जो कंडीशन प्रूफ करते हैं उसी को हम लेते हैं और उसको लेके उल्टा सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमने ये कंडीशन ली और हमने दिखाया कि जो कर्व है वो स्फीयर में लाई करना चाहिए, जबकि हमें यहाँ दिया था कि कर्व स्फीयर में लाई कर रहा है, तो ये प्रूफ करो। अब हमने नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन में इसको लेके लाई ऑन अ स्फीयर दिखाएंगे। ठीक है, तो वही चीज़ दी हमने कि इसको ले लिया और हमने लाई ऑन अ स्फीयर हमको दिखाना है। अब हमने इसको इतना लिख सकते हैं, रो स्क्वायर प्लस इतना, तो यहाँ से हमको सी इक्वल टू आर प्लस रो एन प्लस सिग्मा रो है, इसको डिफरेंशिएट किया, तो डिफरेंशिएट करने का इतना आया। दैट इज द सेंटर ऑफ ऑस्कुलेटिंग स्फीयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ पॉइंट ऑन द कर्व, यानी कि इंडिपेंडेंट है, तो हम कह सकते हैं जो कर्व है वो हमारा क्या करता है, लाई करता है ऑन द स्फीयर। यहाँ से आप देख सकते हैं इस तरीके से पूरी इक्वेशन सॉल्व हुई है ये। ठीक है, तो ये हो गई आपकी इक्वेशन सॉल्व है। यहाँ पर बढ़ते हैं आगे की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि आपको प्रूव करना है कि x ट्रिपल डैश का स्क्वायर प्लस y ट्रिपल डैश का स्क्वायर प्लस z ट्रिपल डैश का स्क्वायर बराबर होगा 1 अपॉन रो स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर प्लस 1 प्लस रो डैश का स्क्वायर अपॉन रो 4।
तो आपके आर बराबर इतना होता है, तो इसका सिंगल डेरिवेटिव क्या इतना आया, डबल डेरिवेटिव क्या इतना आया, ट्रिपल डेरिवेटिव क्या इतना आया, ठीक है। तो इसको ट्रिपल डेरिवेटिव का स्क्वायर कर दिया, मॉडुलस निकाल दो, एक्स का एक्स इतना आया आपका ये, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ऑल्सो वी नो दैट आर डैश बराबर टी होता है, तो आर डैश बराबर टी, तो आर डबल डैश बराबर डी टी अपॉन डी एस बराबर टी डैश बराबर इतना इतना हो गया। तो आर ट्रिपल डैश बराबर इतना करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो आर ट्रिपल डैश का होल स्क्वायर बराबर दिस आया, ठीक है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको जो प्रूफ करना था वो आपका आ गया, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना था, तो हम यहाँ से आंसर प्रूफ लिख देंगे। फिर आता है आपका स्पेरिकल इंडिकेट्रिक्स, स्फेरिकल इमेज, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्फेरिकल इंडिकेट्रिक्स ये क्या है? इट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज पॉजिटिव वेक्टर इज इक्वल टू यूनिट टेंजेंट टी एट एनी पॉइंट ऑफ अ गिवन सर्कल सिंस सच लोकस लाई ऑन सरफेस ऑफ यूनिट स्फीयर। हेंस प्रॉपर्टीज क्या है? टू फाइंड कर्वेचर एंड टॉर्जन फॉर स्फेरिकल इंडिकेट्रिक्स फॉर टेंजेंट। अब R1 बराबर टी है, तो T1 बराबर कापा एन डी एस अपॉन डी एस हो गया, क्योंकि ये इसको डिफरेंशिएट करोगे तो R1 डैश हो जाएगा, तो हम T1 ले लेंगे। टी का टी डैश होता है, टी डैश बराबर कापा एन होता है। अब हमें पता है कि दिस शोज दैट T1 इज पैरेलल टू प्रिंसिपल नॉर्मल, तो T1 बराबर एन हो गया, तो इसको डी एस अपॉन डी एस वन बराबर 1 अपॉन कापा लिख सकते हो, तो डी एस 1 अपॉन डी एस बराबर कापा हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। ये कापा हुआ, तो फिर हमने इसको अगेन T1 बराबर एन ले लिया, डिफरेंशिएटिंग किया S1 के लिख सकते हो, तो हमारा ये आया। फिर हमने क्या किया कि अगेन B1 बराबर T1 क्रॉस N1 ले लिया। अब इतना आया, तो हमारे यहाँ से हमने एन क्रॉस 1 अपॉन कापा 1 टी टाउ बी माइनस कापा टी ले लिया। अब हमने इसको सॉल्व किया, तो इतना आया हमारा। वी कैन ऑब्टेन टॉर्जन बाय डिफरेंशिंग दिस एक्सप्रेशन बट द इंडिकेट्रिक्स लाई ऑन यूनिट स्फीयर, दैट इज इतना हो जाएगा हमारा। तो हमने इसको सॉल्व किया, तो टाउ 1 बराबर इतनी वैल्यू आई हमारी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 ले लिया। इक्वेशन 3 के बाद हमने आगे को सॉल्व करते हुए ऑल्सो कापा 1 बराबर इतना आया। तो ये जो सारे आपको के जैसे दिख होंगे ना, सारे कापा हैं, ठीक है। तो कापा 1 डैश इक्वल टू 2 कापा, इतना सारी चीज़ें आई। तो कापा 1 को फाइनली सॉल्व करके आपका आया टाउ कापा टी डैश माइनस कापा डैश टी अंडर रूट कापा 3 कापा क्यूब अंडर रूट कापा स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर। पुटिंग वैल्यू ऑफ कापा 1 डैश एंड कापा 1, यानी कि इनकी वैल्यू पुट करोगे तो टाउ 1 बराबर इतना आ जाएगा। तो फाइनली टाउ 1 की जो वैल्यू आई वो आई आपकी इतनी, कापा टी डैश माइनस कापा डैश टी टाउ और कापा स्क्वायर प्लस टाउ स्क्वायर, आपकी आंसर आया, ठीक है। फिर आता है द स्फेरिकल इंडिकेट्रिक्स और स्फेरिकल इमेज ऑफ द बाइनॉर्मल। द लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज वेक्टर इज इक्वल टू यूनिट बाइनॉर्मल बी एट एनी पॉइंट ऑफ अ गिवन कर्व इज कॉल्ड द स्फेरिकल इंडिकेट्रिक्स ऑफ द बाइनॉर्मल। अब इसको टू फाइंड कर्वेचर और टॉर्जन और कर्वेचर को फाइंड करने के लिए इसमें R1 बराबर बी होता है, T1 बराबर इतना हो जाएगा, तो DS1 अपॉन DS बराबर टाउ 1 बराबर माइनस यानी ये इक्वेशन 1 हो गई। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो स्क्वायरिंग करेंगे, इक्वेशन नंबर दूसरी आ जाएगी। तो इफ दैट इज कापा 1 इज द रेशियो ऑफ द स्क्रू कर्वेचर एंड द टॉर्जन ऑफ द गिवन एज इन द लास्ट केस वी हैव। लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए उसको आगे बढ़ाया हमने, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन नंबर 3 तक तो यहाँ तक ली थी हमने, 3 तक यहाँ तक ली थी इक्वेशन। तो इसी को कंटिन्यू करते हुए हमने इक्वेशन नंबर 4 यहाँ पर ली। इक्वेशन नंबर 4 के बाद इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन नंबर 5 आ जाएगी, ठीक है। तो इसको देख लो आप, यहाँ पर ऐसे सॉल्व करेंगे। फिर आता है हमारा द स्फेरिकल इंडिकेट्रिक्स और स्फेरिकल इमेज ऑफ द प्रिंसिपल नॉर्मल। दिस इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू द यूनिट प्रिंसिपल नॉर्मल एट एनी पॉइंट ऑफ अ गिवन कर्व। टू फाइंड द कर्वेचर एंड टॉर्जन R1 बराबर n, डिफरेंशिएटिंग वी गेट R1 डैश बराबर T1 इज इक्वल टू n डैश ds अपॉन ds1 बराबर टाउ b माइनस कापा t ds अपॉन ds1। स्क्वायरिंग वी गेट, यहाँ से हमको क्या मिलेगा, इतना मिलेगा, और हम यहाँ से कापा 1 n1 बराबर इतना लिख सकते हैं। यहाँ पर सिंपली देख लो, ठीक है, ये लिखा हमने। तो फिर इसके बाद हमारा इसको हम जब फाइनली आपको इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके आपका फाइनली आंसर इतना आ जाएगा। डिफरेंशिएटिंग दिस विद दिस एंड सब्स्टिट्यूटिंग फॉर कापा 1 डैश थस ऑब्टेनिंग इन इक्वेशन 7 वी शैल गेट टाउ, ठीक है। इसके बाद हम कल अगली वीडियो में बर्नॉट कर्व पढ़ाएंगे। तो अगर आप चाहें तो आप इसके नोट्स बना सकते हैं, मैं इसका पूरा प्रूफ अभी दिखा सकता हूँ थोड़ा थोड़ा, बाकी इसको हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई होप आज की वीडियो में जितने भी टॉपिक थे हमको आपको सारे समझ में आए होंगे। इसमें बहुत सारे पॉइंट हैं, ये बर्नॉट कर्व में बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है ये। तो ये देखो 2 बनने तो पूरे हो गए हैं, अभी भी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है। तो इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, आगे करते जाएंगे। ये देखो, ये इस तरीके से ये सॉल्व होगा, ये हो जाएगा फाइनली। यहाँ पर मेरे ख्याल से यहाँ पर पूरा हो गया, ठीक है। तो यहाँ से पता चलेगा कि जो कर्व C1 है, कापा 1 टाउ 1 है, आर क्या है, लीनियरली रिलेटेड है, ठीक है। फिर उसके बाद एक और थ्योरम आएगी, इन सबको हम कल की वीडियो में डिस्कस करेंगे अच्छे से। तब तक के लिए आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपको इस वीडियो की PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तब तक के लिए 2 गज की दूरी, मास्क की जरूरी है, अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें, आस पास ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।